तो आज हम लोग फोटोसिंथेसिस का सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे और जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं वो ये सब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। और अब क्वेश्चन है वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है। अच्छा, इस चैप्टर में और खास बात है, हेडिंग कोई नहीं है, सब क्वेश्चन है और क्वेश्चन के बाद आंसर है। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, तो ये फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है इसका जवाब अलग अलग बच्चा अलग अलग देगा। जैसे किसी से पूछोगे तो कहेगा ग्रीन प्लांट में होती है, सही है। उस और पूछोगे तो कहेगा हरी पत्ती में या ग्रीन पार्ट में होती है, सही है। ग्रीन स्टेम में भी तो होती है, ये भी सही है। ग्रीन लीफ में कहाँ होती है? तो ग्रीन लीफ के अंदर जब जाओगे तो मीजोफिल सेल मिलेंगी। मीजोफिल सेल में कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर चले जाओगे तो अंदर दो चीजें मिलेंगी, एक मेम्ब्रेन सिस्टम मिलेगा जिसमें ग्रेना लैमेली और स्ट्रोमा लैमेली है, और एक स्ट्रोमा मैट्रिक्स मिलेगा। तो अंदर देखिए फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, इसके बहुत सारे जवाब हैं। अब वो ऑप्शन तय करेगा जो आंसर लगाना होगा। तो शुरू किया जाए, चलिए देखते हैं। तो साइड हेडिंग डालें प्लेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बातचीत ना करें, प्लेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी देखें क्या है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है तो क्या बताओगे? तो कहोगे ग्रीन प्लांट्स में होती है। ये तो 6th क्लास का आंसर है। ग्रीन प्लांट में कहाँ होती है? तो कहोगे ग्रीन पार्ट में होती है। अब ग्रीन पार्ट कौन से हैं? तब कहोगे दो हैं, एक तो ग्रीन लीफ में, और अगर स्टेम भी ग्रीन है तो वहां भी फोटोसिंथेसिस, जैसे जो यंग प्लांट होता है उसका स्टेम ग्रीन होता है, उसमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। अच्छा, ग्रीन लीफ में कहां होती है? तो कहोगे मीजोफिल सेल। अब किसी मीजोफिल सेल के अंदर की अगर हम बात करेंगे तो हमको यहां दो चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा मेम्ब्रेन सिस्टम और दूसरा मिलेगा स्ट्रोमा या मैट्रिक्स। मेम्ब्रेन सिस्टम भी दो कैटेगरी में होते हैं, एक मेम्ब्रेन को हम लोग ग्रेना या ग्रेना लैमेली कहते हैं और एक को स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। ये सब क्लोरोप्लास्ट की चीजें हैं, अभी लिखो नहीं। ग्रेना लैमेली और स्ट्रोमा लैमेली। तो चाहे ग्रेना लैमेली हो चाहे स्ट्रोमा लैमेली हो, ये है किसका पार्ट? मेम्ब्रेन सिस्टम का। तो मेम्ब्रेन सिस्टम के और मैट्रिक्स, बैठाओ भाई, मेम्ब्रेन सिस्टम और स्ट्रोमा के काम करने में अंतर भी लिखो नहीं, सुन लो, अंतर समझ लीजिए क्या है। इसमें से जो मेम्ब्रेन सिस्टम है उसका रियल काम है कि ट्रैप करो सनलाइट को, सनलाइट को ट्रैप करो और इसी से ऐसा कोई मॉलिक्यूल बनाओ जिसमें एनर्जी हो। इसको हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स कहते हैं, जैसे एटीपी है, NADPH2 है। तो इससे बनाएंगे हाई एनर्जी इंटरमीडिएट, जैसे दो चीजें बनाएंगे, एक ATP बनाएंगे और एक NADPH2 बनाएंगे, या इसको NADPH+H+ भी कहते हैं। जबकि जो स्ट्रोमा है इसका क्या काम है? तो ये वास्तव में एंजाइमेटिक रिएक्शन करेगा।
एंजाइमेटिक रिएक्शन करेगा और इसी का रिजल्ट होगा कि कार्बोहाइड्रेट या शुगर या ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी। एक और क्वेश्चन, वो कोई सिस्टम जिसमें सनलाइट को ट्रैप किया जाए, हाई एनर्जी इंटरमीडिएट एटीपी और NADH2 बनाया जाए, इसी को कहते हैं लाइट रिएक्शन। या इसी का दूसरा नाम फोटो केमिकल रिएक्शन। और वो एंजाइमेटिक रिएक्शन जिसमें कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है, इसी को कहते हैं डार्क रिएक्शन, या इसी का दूसरा नाम कार्बन रिएक्शन भी है। तो अगर हम ओवरव्यू देखें, ओवरव्यू इस प्रकार का बन रहा है कि किसी भी पौधे में फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी, तो आप कहोगे ग्रीन प्लांट के ग्रीन पार्ट में, कहाँ, ग्रीन लीफ में या स्टेम में, उसमें कहाँ होगी, मीजोफिल सेल में। मीजोफिल सेल के अंदर क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट मिलेगा और क्लोरोप्लास्ट में हमको दो चीजें मिलेंगी, क्या, मेम्ब्रेन सिस्टम और स्ट्रोमा या मैट्रिक्स। मेम्ब्रेन सिस्टम में भी दो मिलेंगे, ग्रेना लैमेली और स्ट्रोमा लैमेली। मेम्ब्रेन सिस्टम का काम है सनलाइट को ट्रैप करना और हाई एनर्जी इंटरमीडिएट जैसे कि एटीपी और NADPH2 बनाना। कैसे बनाएंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। जबकि दूसरा जो स्ट्रोमा या मैट्रिक्स वाला पार्ट है, इसकी जिम्मेदारी है, ना लिखो, इसकी जिम्मेदारी है कि एंजाइमेटिक रिएक्शन चलाओ और एंजाइमेटिक रिएक्शन से कार्बोहाइड्रेट या शुगर या ग्लूकोज बनाओ। ऐसी कोई भी घटना जिसमें सनलाइट को ट्रैप किया जाए, एनर्जी वाले प्रोडक्ट बनाए जाएं, उसका नाम लाइट रिएक्शन कहते हैं, या इसी का नाम फोटोकेमिकल रिएक्शन है। जबकि जो यहाँ घटना होती है उसको डार्क रिएक्शन या कार्बन रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस में दो घटनाएं हो रही हैं। एक हो रही है लाइट रिएक्शन और एक हो रही है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम फोटो केमिकल रिएक्शन और डार्क का दूसरा नाम कार्बन रिएक्शन। दोनों के प्रोडक्शन में अंतर है। ये लाइट के प्रेजेंस में होती है और क्या बनाती है, तो कहोगे हाई एनर्जी इंटरमीडिएट बनाएंगे जिसमें स्पेशली एटीपी बनाएंगे और NADPH+H+ बनाएंगे। इसका मतलब ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। अब इसकी खास बात देखो, इसका नाम है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, इसमें रिएक्शन होती है, CO2 का एसिमिलेशन होता है और उसी से ग्लूकोज बनता है या कार्बोहाइड्रेट बनता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये लाइट इंडिपेंडेंट है, तो ऐसा नहीं है। डार्क रिएक्शन भी अंधेरे में नहीं होती है, इसका सिर्फ नाम डार्क रिएक्शन है। क्यों, इसका नाम लाइट रख दिए हो तो इसका नाम डार्क रखना पड़ेगा। डार्क रिएक्शन सिर्फ नाम है, इसका ये मतलब न निकाल लीजिएगा कि डार्क रिएक्शन अंधेरे में होती है, ठीक है, या डार्क रिएक्शन डार्क में होती है। डार्क रिएक्शन भी लाइट ही में होती है, लाइट पर ये भी डिपेंड है। बस ये है, ये सीधे डिपेंड है, ये सीधे डिपेंड है, ये सीधे डिपेंड नहीं है। कैसे, यहाँ जो चीज बनेगी एटीपी और NADH2 वो यहाँ यूज होगी, तो ये डिपेंड किस पर है, तो कहोगे लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड है। क्या है, तो कहोगे ये डायरेक्टली, अभी लिखो नहीं, सुन लो, डिपेंड लाइट कहां होती है, टेक प्लेस इन लाइट प्रोडक्शन किसका,
तो कहोगे ATP का और NADP H प्लस दो स्पेशल बातें जो भी आगे पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन में वाटर टूटता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है और इसी में ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। तो वाटर की स्प्लिटिंग होगी और O2 रिलीज होगा। अब यहां आ जाओ, ये डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड नहीं है, नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट। तो फिर ये डिपेंड किस पर है? तो कहोगे डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो ये डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट कौन से? वही ATP एंड NADP H2, इन दोनों पर डिपेंड है। बताओ लाइट में होती है कि डार्क में होती है? तो ये भी लाइट ही में होती है, डार्क में नहीं होती है। ए प्लेस लाइट नॉट इन डार्क, ये अंधेरे में नहीं होती है। तो क्या बताओ, ये लाइट इंडिपेंडेंट है? तो कहोगे लाइट डिपेंडेंट नहीं है, नॉट लाइट इंडिपेंडेंट। लेकिन ना तो यहां क्या होगी वाटर की स्प्लिटिंग और ना ही यहां क्या होगा ऑक्सीजन रिलीज, तो नहीं होगा। नो वाटर स्प्लिटिंग एंड नो ऑक्सीजन रिलीज। अभी लिखेंगे नहीं, पिछले साल 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, आराम से बताएंगे। लाइट रिएक्शन को क्या 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 चाहिए और डार्क रिएक्शन को क्या 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 चाहिए। तो पहली चीज लाइट रिएक्शन को लाइट चाहिए, दूसरा क्लोरोफिल चाहिए, नहीं चाहिए क्लोरोफिल चाहिए, वाटर चाहिए, तभी तो क्या होगा ATP और NADH2 बनेंगे। अच्छा डार्क रिएक्शन को क्या चाहिए? डार्क रिएक्शन को ATP चाहिए, NADH2 चाहिए, और इसमें बनता क्या है? इन सब का लिखा है डिपेंडेंट प्रोडक्ट ऑफ लाइट। बनाते क्या? इसमें होता है प्रोडक्शन किसका? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज कहां से बनाओगे? तो ग्लूकोज बनता है CO2 से। कहां से बनेगा? CO2 से। तो जरा आराम से बताएं, इसको क्या क्या चाहिए और इसको क्या क्या चाहिए। देखिए ये आ चुका है, डार्क रिएक्शन को क्या क्या चाहिए ये आ चुका है। तो लाइट रिएक्शन को क्या क्या चाहिए इस बार आएगा। लाइट को बताओ क्या क्या चाहिए। इसको चाहिए लाइट, और क्या चाहिए? इसको चाहिए क्लोरोफिल, और क्या चाहिए? इसको चाहिए वाटर। अच्छा इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए ATP और NADP H+, और क्या चाहिए इसको? इसको चाहिए CO2। लिखने से पहले बुकलेट निकालें। पेज नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 59। पेज नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 49 नहीं क्वेश्चन नंबर 59। हाँ क्वेश्चन नंबर 59। पेज नंबर 39
क्वेश्चन नंबर 59। आंसर थोड़े हमको जानना, आंसर तुमको पता ही है, तुमको क्वेश्चन देखना है कि देखो आया कैसे है। क्लियर? तो उस साल पूछा है डार्क रिएक्शन में क्या चाहिए, तो इस साल क्या पूछेगा, लाइट रिएक्शन में क्या चाहिए। तो इसका मतलब पेपर आउट है, पहले से ही पता है, नहीं क्लियर है। चलो फिर से सुन लेते हैं, फिर लिखिएगा। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? कहो हरे पौधे में होती है। उसमें कहा? ग्रीन पार्ट में। कहा? लीफ और स्टेम में। लीफ में कहा? मीजोफिल में। मीजोफिल में कहा? क्लोरोप्लास्ट में। उसमें कहा? मेम्ब्रेन सिस्टम और मैट्रिक्स या स्ट्रोमा। मेम्ब्रेन सिस्टम में दो हैं, ग्रेना लैमेली और स्ट्रोमा लैमेली। इसमें से जो मेम्ब्रेन सिस्टम है इसकी जिम्मेदारी है लाइट को ट्रैप करो और हाई एनर्जी इंटरमीडिएट बनाओ, एटीपी बनाओ, NADH2 बनाओ। और स्ट्रोमा की जिम्मेदारी है कि क्या, कार्बोहाइड्रेट या शुगर बनाओ। कहां से? फ्रॉम CO2। इस रिएक्शन को कहते हैं लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन, और इस रिएक्शन को कहते हैं डार्क रिएक्शन या कार्बन रिएक्शन। तो दोनों का कंपेयर हमने यहां लिख दिया है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के कंपेयर याद रखिएगा। ये सीधे डिपेंड है लाइट पर, ये सीधे डिपेंड नहीं है लाइट पर। ये कहां होती है? लाइट में। ये भी लाइट ही में होती है, लेकिन ये लिखा है डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ये भी लाइट में होती है लेकिन अंधेरे में नहीं होती है। नॉट लाइट इंडिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट नहीं है। ये फिर वाटर नहीं निकले, टूटेगा, ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, इसमें ग्लूकोज बनेगा कहां से? CO2 से। और इसमें ATP बनेगा, NADH2 बनेगा, वाटर स्प्लिटिंग होगी और ऑक्सीजन रिलीज। इसको क्या 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 चाहिए और इसको क्या 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 चाहिए, लिखो। दो क्वेश्चन NCERT में पूछे गए हैं और उनका जवाब देना है कि किसी भी पौधे पर जब सनलाइट पड़ती है तो उसके अंदर होता है मीजोफिल सेल, उसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन NCERT में लिखा है, पैराग्राफ लिखा है कि क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन है वो मीजोफिल की मेम्ब्रेन के पैरेलल कब होगी और परपेंडिकुलर कब होगी। ये क्वेश्चन NCERT में दिया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन दिया है तो एग्जामिनर पूछ सकता है। तो देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये मीजोफिल सेल है, अभी लिखो नहीं, ये दूसरी मीजोफिल सेल है, और इन दोनों पर लाइट आ रही है। ध्यान से सुनिएगा। यदि लाइट डिम हो, यदि लाइट डिम हो तो इसके अंदर पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट को इस हिसाब से अलाइन करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया लाइट के एक्सपोजर में आ जाए। इसी नाते क्लोरोप्लास्ट ऐसे अरेंज हो जाते हैं। देखिए, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन और मीजोफिल की मेम्ब्रेन एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन पैरेलल टू मीजोफिल मेम्ब्रेन। इसका यह भी तो मतलब है कि ये लाइट के परपेंडिकुलर भी तो हैं। आप देखो, इसके क्या हैं? पैरेलल हैं, लेकिन लाइट के परपेंडिकुलर हैं। अब इधर आ जाओ। मान लेते हैं लाइट आ रही है, लाइट बहुत तेज लाइट है, तो बहुत तेज लाइट है तो अपने आप को लाइट से फिर बचाना है। तो ऐसा कुछ कर दो कि सरफेस एरिया ज्यादा एक्सपोज ना हो। तो
तो देखो कैसे एक्सपोज हो जाएंगे। तो क्लोरोप्लास्ट ऐसे अरेंज हो जाते हैं। अब इसकी मेम्ब्रेन और इसकी मेम्ब्रेन के बीच क्या हो गया है, परपेंडिकुलर। तो अब क्लोरोप्लास्ट हो गया है क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन परपेंडिकुलर टू मीजोफिल मेम्ब्रेन। एनसीईआरटी में यह सवाल दिया है, एग्जामिनर की नजर पड़ेगी, आपसे पूछ लेगा। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर लाइट कैसी है, डिम है, तो क्या होगा, पैरेलल टू मीजोफिल और परपेंडिकुलर टू लाइट। और अगर ये ब्राइट लाइट है तो फिर क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू द, लिखा है मेम्ब्रेन, क्या हो जाएगी, सही साफ दिख नहीं रहा, परपेंडिकुलर, हाँ सही है, परपेंडिकुलर टू द क्या, मीजोफिल सेल, लिख लो। तो फोटोसिंथेसिस कहां होती है, इससे जुड़े कुछ अच्छे सवाल हैं और एग्जाम में एक लेटेस्ट में क्वेश्चन आया भी है। होल एनसीईआरटी Where does photosynthesis takes place? कह रहा यू वुड ऑफ कोर्स, वास्तव में आप आंसर दे सकते हैं क्या, ग्रीन लीफ, क्या, क्लोरोप्लास्ट, बेस्ड ऑन व्हाट यू अर्लियर रीड इन चैप्टर 8, ठीक है। डिफरेंटली लाइट photosynthesis does takes place in the green leaf of plant but does so also in other green part of plant। कह रहा क्या नाम बता सकते हो उन हिस्सों का जहां फोटोसिंथेसिस हो सकती है, तो नाम बता दो, इसी के सामने लिख दो। स्टेम में भी हो सकती है और रूट में भी हो सकती है। दुनिया के कुछ पौधों में रूट में भी फोटोसिंथेसिस होती है। You would recollect from the previous unit that mesophyll cell in the leaf have large number of क्या, क्लोरोप्लास्ट। यूजुअली देखो लिखा है क्लोरोप्लास्ट एलाइन करते हैं themselves along the wall of क्या, mesophyll cell such that they get क्या, optimum quantity of the incident light। अगर लाइट रोशनी तेज है तो ऐसे हिसाब से अलाइन करो कि हमको कम मिले, और अगर रोशनी कम है तो ऐसे हिसाब से अलाइन करो कि ज्यादा मिले। कह रहा ये क्वेश्चन है, व्हेन डू यू थिंक द क्लोरोप्लास्ट विल बी अलाइन विद देयर फ्लैट सरफेस पैरेलल टू द वॉल, तो कब होगा, तो अभी पीछे बताएं पैरेलल टू द वॉल कब होगा। और वुड यू दे परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट, तो जो पैरेलल होगी वही क्या होगी, परपेंडिकुलर। भाई वाल के अगर पैरेलल होगी तो इंसिडेंट लाइट के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन दिया है। यू हैव स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन चैप्टर 8। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा मेम्ब्रेन सिस्टम जिसमें होंगे ग्रेना एंड क्या, स्ट्रोमा लैमेली, और साथ में क्या मिलेगा, मैट्रिक्स, जिसको स्ट्रोमा भी कहेंगे। क्लियर कट डिवीजन है, काम का बंटवारा है क्या, तो टिक करो यहां। मेम्ब्रेन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी, और सिंथेसिस करो क्या, एटीपी एंड एनएडीपीएच। लेकिन स्ट्रोमा में क्या होगी, एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी जिससे सिंथेसिस होगी शुगर या कार्बोहाइड्रेट, और जो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च में। कहना जो पहला सेट ऑफ रिएक्शन हुआ है ये लिखा है डायरेक्टली लाइट ड्राइवन है, इसी नाते नाम लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन। और जो दूसरी रिएक्शन है देखा नॉट डायरेक्टली लाइट ड्राइवन, सीधे डिपेंड नहीं है, तो डिपेंड किस पर है, तो कहोगे प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। और प्रोडक्ट कौन से हैं, एटीपी एंड एनएडीपीएच। हेंस टू डिस्टिंग्विश, दोनों को अलग रखने के लिए बाद वाले का नाम क्या रख दिया गया,
डार्क रिएक्शन रख दिया गया, ये रियल में क्या है, कार्बन रिएक्शन है। कह रहा दिस शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, इसका अपने मन में ये मतलब ना निकाल लेना, अपने मन में ये मतलब ना निकाल लेना क्या, कि दे अकर इन डार्कनेस, और ये भी मतलब ना निकाल लेना कि दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट, ये लाइट डिपेंडेंट नहीं है, ये मतलब ना निकाल लेना। ये डायग्राम बना है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये जो स्ट्रक्चर है ये मेम्ब्रेन सिस्टम है जिसमें ग्रेना लैमेली है, ये क्या है, स्ट्रोमा लैमेली है, और ये जो बीच में जगह है वो क्या है, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स। बाकी इसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स हैं, स्पेशली कौन से, स्टार्च के ग्रेन्यूल और लिपिड के ग्रेन्यूल। फिर क्वेश्चन ही है, हाउ मेनी टाइप ऑफ पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, तो हेडिंग डालें यहां से, पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। इसी साल 2025 में एक क्वेश्चन इस हेडिंग से आया, पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, अभी लिखेंगे नहीं सुनेंगे, देखें क्या है। तो किसी भी प्लांट में जो ग्रीन लीव्स पाई जाती हैं और उनका जो ग्रीन कलर होता है, उनका जो हरा रंग होता है, उसके डिफरेंट शेड्स होते हैं। किसी पार्क में जाइए, वहां बहुत सारे पौधे लगे होंगे, क्या सभी पौधों का हरा रंग एक जैसा होगा, नहीं होता है, डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन देखने को मिलते हैं। कोई थोड़ा हल्का हरा होता, कोई थोड़ा भारी या गाढ़ा हरा होता है। तो ग्रीन कलर के क्या मिलेंगे, डिफरेंट शेड्स मिलेंगे। क्यों, क्योंकि जो हरा रंग है उसके लिए कोई एक पिगमेंट जिम्मेदार नहीं है। तो किसके नाते नहीं है, ना बाई सिंगल पिगमेंट। अगर सिंगल पिगमेंट से होता तो सबका रंग एक जैसा हरा होता। कई पिगमेंट हैं, नॉट बाई सिंगल पिगमेंट तो हैं किससे, तो ग्रीन कलर के पीछे पाए जाते हैं 4 पिगमेंट्स। अब सवाल है कि 4 पिगमेंट है, ये पता कैसे चला। तो एक सिस्टम है पेपर क्रोमेटोग्राफी, बीएससी करेंगे एमएससी करेंगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। और क्रोमेटोग्राफी से कलर या पिगमेंट को अलग किया जा सकता है। तो 4 पिगमेंट को सेपरेट किया जा सकता है इसके द्वारा। तो आंसर देंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमको नहीं पढ़ना, सिर्फ याद रखना है कि किसी भी हरे पौधे की जो हरी पत्ती है उसमें जो पिगमेंट हैं वो 4 हैं। उनको अगर अलग अलग करना चाहते हो कि कौन कितना है कौन कितना है, तो हमको कौन बता सकता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी बता सकता। कैसे बता सकता ये नहीं जानना आपको है। यहाँ जो 4 पिगमेंट हैं वो कौन से हैं, तो लीफ के जो पिगमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक है क्लोरोफिल, एक है क्लोरोफिल बी, एक है जैंथोफिल और एक है कैरोटिनॉइड। इसमें सबका अलग अलग कलर है। कौन कौन सा कलर है, तो इसका है ब्राइट या
ब्लू ग्रीन इसका है येलो ग्रीन, और इसका है येलो, और इसका है येलो टू येलो ऑरेंज। अभी लिखो नहीं, सुन लो। इसमें से ये जो पिगमेंट है जो कि क्लोरोफिल ए है, इसी को कहते हैं मेजर पिगमेंट। तो चाहे मेजर कहो चाहे मेन कहो, तो बाकी जितने बचे ये जो हैं ये क्या है, माइनर पिगमेंट, या इन्हीं को क्या कहो, एसेसरी पिगमेंट। अभी लिखना नहीं, सुनना है। सवाल ये है कि ये 4 प्रकार के पिगमेंट क्यों दिए गए, जब ये फोटोसिंथेसिस बढ़िया कर सकता है, मेजर पिगमेंट है, इसका मतलब ज्यादातर फोटोसिंथेसिस यही करेगा, तो इन 3 की क्या जरूरत पड़ गई। तो याद रखिएगा ध्यान से, एनसीईआरटी में जो इसके बाद जो पैराग्राफ दिया उसमें दिया है कि अगर एक पिगमेंट होता तो बहुत कम लाइट एक तो एब्जॉर्ब कर पाते, जो विजिबल स्पेक्ट्रम हमारा है उसकी जो वाइड रेंज है वो इसी नाते है कि अलग अलग पिगमेंट अलग अलग वेवलेंथ को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो लाइट एब्जॉर्ब करने की जो रेंज है वो क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि ये वाइडर रेंज कर देंगे लाइट के स्पेक्ट्रम का फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करने का। कोई वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, कोई वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, कोई करेगा, कोई करेगा, अलग अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेंगे तो रेंज क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। एक क्वेश्चन। दूसरा, ये सब लोग लाइट एब्जॉर्ब करके उसकी जो एनर्जी होगी वो किसको दे देंगे, क्लोरोफिल ए को दे देंगे, तो फोटोसिंथेसिस की क्या करेगा, बढ़ जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मान लेते हैं कि बहुत तेज रोशनी हो गई, तो अगर बहुत तेज रोशनी हो गई और अकेला यही है तो रोशनी में ये झुलस जाएगा, खराब हो जाएगा। और अगर 4-5 लोग होंगे तो थोड़ी थोड़ी सब पर पड़ेगी तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको कहते हैं पौधे को बचाना, किससे, सनलाइट की खतरनाक रेज से। इसको कहते हैं सोलेराइजेशन। अगर सनलाइट से पिगमेंट खराब हो जाएं तो उसको सोलेराइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, या इसको फोटो ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से कौन बचाएगा, तो आंसर क्या देंगे, एसेसरी पिगमेंट। तो एसेसरी पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 काम करते हैं। पहला, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, किसको दे देंगे, ए को दे देंगे, और वाइडर रेंज इनेबल कर देंगे, जिससे ज्यादा रेंज हम लोग का मतलब ये लोग क्या कर पावे, यूज कर पावे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्ट करेंगे किससे, फोटो ऑक्सीडेशन से या सोलेराइजेशन से। इतना लिखो। इस बार ये मैचिंग में आया। एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। दूसरा, इनेबल वाइडर रेंज ऑफ wavelength of light used in photosynthesis। तीसरा, प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, या इसी का दूसरा नाम जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, सोलेराइजेशन। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मेजर पिगमेंट इन लीफ कौन सा है, क्या बताओगे? तो तब जब ऑप्शन में होगा। ऑप्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं, ऑप्शन 2-2 करके दिए हैं, क्लोरोफिल ए बी,
क्लोरोफिल ए जैंथोफिल, क्लोरोफिल ए कैरोटीनॉयड या बी जैंथोफिल, तब क्या करोगे? तुमको क्या लगता है एग्जामिनर उतना ही सोचेगा जितना तुम सोचोगे? लीफ में मेजर पिगमेंट कौन से हैं? वाह भाई वाह, सारी पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो जाएगी हैं? तो मेजर पिगमेंट मतलब दोनों पिगमेंट ऐसे ले लोगे जो ग्रीन ही कलर के होंगे, मतलब ए और बी ही ले लोगे, वो भी ग्रीन है वो भी ग्रीन है। कौन सा लेना चाहिए? ग्रीन के साथ कोई दूसरा रंग मिला लो, तो दूसरा रंग मिलाना है तो क्या लेना पड़ेगा? येलो। तो चलो मेजर पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीनॉयड। ये आया हुआ सवाल है, जितना तुम सोच सकते हो एग्जामिनर उससे ज्यादा उसका इतने काम है 24 घंटा सोचना। साइड हेडिंग डालें, साइड हेडिंग डालें एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। बतियाओ नहीं भाई, एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। लिख ले ये। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। इसमें हम दो ठो ग्राफ बना रहे हैं, वो बना लीजिए फिर आपको समझ। तो आप सुनेंगे लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे। किसी भी प्लांट में पाए जाने वाले पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सभी पिगमेंट के लाइट एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है, लेकिन सब लोग मिल करके विजिबल वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। विजिबल वेवलेंथ का मतलब 400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ है। इसको व्हाइट लाइट भी कहते हैं। तो लाइट कौन सी एब्जॉर्ब होगी? तो कहोगे विजिबल व्हाइट लाइट एब्जॉर्ब होगी, जिसकी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर होगी। पहला सवाल। लेकिन कई पिगमेंट होते हैं और सारे पिगमेंट सेम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। कोई किसी वेवलेंथ को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, कोई किसी वेवलेंथ को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। कौन सी वेवलेंथ ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, कौन सी कम एब्जॉर्ब होगी, इसको समझने को ही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब कौन सी वेवलेंथ किस पिगमेंट के द्वारा एब्जॉर्ब की गई। ठीक है, चलो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करके करेंगे क्या? उसी से तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो किस वेवलेंथ से कितनी फोटोसिंथेसिस होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, उसी को कहते हैं क्या? एक्शन स्पेक्ट्रम। तो तीन सब बातें आपको समझाई हैं। क्या? किसी भी पौधे में पाए जाने वाले पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, विजिबल वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर। अलग अलग पिगमेंट अलग अलग वेवलेंथ को कम या ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, इसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जब एब्जॉर्ब करेंगे तो फोटोसिंथेसिस करेंगे कम या ज्यादा, उसी को कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। पहला सवाल। पहला एक्शन स्पेक्ट्रम दुनिया के सामने कौन लाया? T.W. एंजलमैन। ठीक, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल यह है कि मेन 3 पिगमेंट का यहाँ डिस्कशन एनसीईआरटी में किया गया है, जैंथोफिल का नहीं किया गया है। ए का किया गया है, बी का किया गया है और कैरोटीनॉयड का किया गया है। इधर देखिए, ये है 400 नैनोमीटर, ये 500, ये 600, ये 700। तो जो 400 से 500 वाला रेंज होती है,
इस रेंज को कहते हैं ग्रीन, सॉरी क्या कहते हैं, ब्लू। इस रेंज को कहते हैं ब्लू रीजन। और 500 से 600 जो होता है इसे कहते हैं ग्रीन रीजन। और 600 से 700 जो होता है इसे कहते हैं रेड रीजन। तो वैसे तो इतनी सारी वेवलेंथ हैं, लेकिन एक रेंज है कि 400 से 500 के बीच वाले को ब्लू, 500 से 600 के बीच वाले को ग्रीन, और 600 से 700 वाले के बीच को रेड लाइट कहा जाता है। अब ये सनलाइट किसके ऊपर गिरी? क्लोरोफिल ए पर भी, बी पर भी, कैरोटीनॉइड पर, सबने एब्जॉर्ब किया। तो एब्जॉर्ब करने के बाद पता चला कि जो 400 से 500 वेवलेंथ है वो क्लोरोफिल ए ने भी ज्यादा एब्जॉर्ब किया, बी ने भी ज्यादा एब्जॉर्ब किया, और कैरोटीनॉइड ने भी ज्यादा एब्जॉर्ब किया। लेकिन जो 500 से 600 है उसमें कैरोटीनॉइड ने तो एब्जॉर्ब ही नहीं किया, यही खत्म हो गया। ए और बी ने भी बहुत कम एब्जॉर्ब किया। और जो 600 से 700 वाली है वहां भी ए और बी ने काफी कुछ एब्जॉर्ब किया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एब्जॉर्प्शन कहाँ ज्यादा होता है, तो कहोगे 400 से 500 में और 600 से 700। या यूं भी तो कह सकते हो कि ब्लू रीजन में और रेड रीजन में एब्जॉर्प्शन ज्यादा, और कहाँ कम होता है? ग्रीन रीजन में। मतलब 500 से 600 में कम। क्यों कम होता है? ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो ध्यान से सुनिएगा। जो पिगमेंट जिस कलर का होता है उस कलर को रिफ्लेक्ट करता है। क्लोरोफिल ए और बी ग्रीन कलर के हैं, इसी नाते वो ग्रीन कलर को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो जब रिफ्लेक्ट ही कर देंगे तो क्या एब्जॉर्ब करेंगे? तो नहीं करेंगे। तो नीचे यहां बढ़ा देंगे रिफ्लेक्टेड बैक। एक क्वेश्चन। दूसरा सवाल देखें। तो भाई एब्जॉर्प्शन अगर हम ब्लू और रेड का ज्यादा करेंगे तो काम भी कहां ज्यादा करोगे? ब्लू और रेड ही में करेंगे। तो हम एक्शन की बात करते हैं, वही यहां से यहां है, ये ब्लू रेंज है, यहां से यहां ग्रीन रेंज है, और यहां से यहां रेड रेंज है। तो दिख रहा है भाई इसमें फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है, इसमें फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है, इसमें क्या है? कम हो रही है। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ मिलेगी? ब्लू और रेड। और मिनिमम कहाँ मिलेगी? तो आंसर देंगे ग्रीन। ब्लू का मतलब 400 से 500, रेड का मतलब 600 से 700, और ग्रीन का मतलब 500 से 600। तो इसका मतलब ओवरलैप कर रहा है। जैसा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वैसा ही क्या है? एक्शन स्पेक्ट्रम। भाई जहां एब्जॉर्प्शन ज्यादा है वहां एक्शन भी ज्यादा है, और जहां एब्जॉर्प्शन कम है वहां एक्शन भी कम है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और जो दिख जानी चाहिए, जो एनसीईआरटी में लिखी नहीं है, आराम से बताएंगे। सिर्फ हम 400 से 500 की ही बात करेंगे, उधर देखेंगे ही नहीं। तो बताओ ए का एब्जॉर्प्शन ज्यादा है कि बी का? तो 400 से 500 में बी ज्यादा है किससे? ए से। अच्छा 600 से 700 में बताओ, ए ज्यादा है बी से। तो ये दो अच्छे सवाल निकल आए। अगर 400 से 500 की बात करें तो एब्जॉर्प्शन किसका ज्यादा किसका कम? बी का ज्यादा ए का कम। और अगर 600 से 700 की बात करें तो ए का ज्यादा बी का कम। ये दो नए स्पेशल सवाल निकल आए। अच्छा अब आते हैं मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो कहोगे ब्लू और रेड। और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? तो फिर कहोगे ब्लू और रेड। लेकिन जरा सा चेंज है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, और अलग ऑप्शन दे दे, एक ऑप्शन दे दे ब्लू और एक ऑप्शन दे दे रेड, दोनों ना दे, तब क्या करोगे? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ब्लू में कि रेड में? अलग दे दे, मतलब ब्लू एंड रेड ना दे। तो याद रखिएगा आंसर क्या देंगे? ब्लू देंगे। अगर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपसे पूछ ले कहाँ होता है और चूज करवा ले तो क्या बताओगे? ब्लू बताओगे। नहीं तो आराम से क्या बताओगे? ब्लू रेड बताओगे। अच्छा ठीक है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ होते हैं? फिर वही आंसर मिलेगा ब्लू एंड रेड। बहुत बढ़िया है, लेकिन अलग दे दे, ब्लू अलग दे दे, रेड अलग दे दे, तब क्या करोगे?
तो ऐसे केस में रेड लगाइएगा। तो ये चूज करने की स्थिति हो गई। यहां ब्लू और रेड में ब्लू चूज करेंगे और वहां ब्लू और रेड में रेड चूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो जरा लिख लो हमारे साथ। प्लांट के जो पिगमेंट हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, जिसकी वेवलेंथ कितनी है? तो कहोगे 400 से 700 किलोमीटर है। हाँ भाई, कुछ भी कर सकते हो, नैनोमीटर। ठीक है। दूसरा सवाल यह है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? तो कहोगे डिफरेंट पिगमेंट एब्जॉर्ब क्या? डिफरेंट वेवलेंथ। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है? तो कहोगे फोटोसिंथेसिस का रेट डिफरेंट होता है इन डिफरेंट वेव लेंथ। फिर बताओ, अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो किसका ज्यादा है? स्पेशली क्लोरोफिल ए से। तो क्लोरोफिल ए की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेंगे ब्लू का, उसके बाद रेड का और उसके बाद ग्रीन का। और अगर हम एक्शन की बात करें किसका? इसी क्लोरोफिल ए का ही बात कर रहे हैं। एक ही बात कर रहे हैं, तो क्या बताओगे? तो कहोगे रेड और उसके बाद ब्लू, अच्छा उसके बाद ग्रीन। कोई दिक्कत तो नहीं है? एग्जामिनर को पता चल गया कि आपको सारी जानकारी है, उसने ऑप्शन ही चेंज कर दिया। ऑप्शन देखो, लिखो नहीं, रुक जाओ। ऑप्शन दे दिया व्हाइट, रेड, ब्लू, ग्रीन। बताओ मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां होगी? काय अभी तो रेड बता रहे थे, तुरंत ही तुम लोग बदल जाते हो। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां होती है? रेड में कि व्हाइट में? तो ध्यान सुनना, रेड तब लगाएंगे जब व्हाइट नहीं होगा। अच्छा चलो ठीक है, ऑप्शन चेंज कर देते हैं। इंटरमिटेंट। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां होती है? फिर आंसर बदल जाएगा। अब आंसर क्या हो जाएगा? इंटरमिटेंट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की यही खूबसूरती है, ऑप्शन बदलते रहिए, आंसर बदलता रहेगा। तो रियल में क्या है? तो रियल में ये है कि सबसे बढ़िया होगी कहां? इंटरमिटेंट। उससे खराब होगी कहां? व्हाइट। उससे खराब होगी कहां? रेड। उससे खराब कहां? ब्लू। और उससे खराब कहां? ग्रीन। हाँ, ट्यूबलाइट में भी होगी। अच्छा, 400 से 500 के लिए फॉर 400 to 500 नैनोमीटर, बताओ एब्जॉर्प्शन किसका ज्यादा किसका कम?
एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल का बी का किससे होगा? मोर देन क्लोरोफिल ए। अच्छा ठीक, बदल देते हैं। फार 600 से 700 नैनोमीटर। अब बताओ है? तो कहोगे एब्जॉर्प्शन बाई क्लोरोफिल ए मोर देन क्लोरोफिल बी। ये सब छिपे हुए सवाल हैं जो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। सब क्लियर? कह रहा है लुकिंग एट द प्लांट यू हैव वंडर्ड। कह तो यही तो समस्या है, कभी आश्चर्यचकित होते ही नहीं है, चाहे जो देख लें। वाई एंड हाउ देर आर सो मेनी शेड ऑफ ग्रीन इन देयर लीफ इवन इन सेम प्लांट। वी कैन लुक फॉर आंसर टू दिस क्वेश्चन बाय ट्राइंग टू सेपरेट द लीफ पिगमेंट ऑफ एनी ग्रीन प्लांट थ्रो। हाईलाइट करो क्या? पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन जब किया गया तब पता चला कि लीफ में जो कलर है जो हम देखते हैं वो नॉट ड्यू टू सिंगल बट ड्यू टू 4 पिगमेंट। अब 4 पिगमेंट के नाम, एक क्लोरोफिल ए है, एक बी है, एक जेंथोफिल है और एक कैरोटीनॉइड। सबके कलर लिखे हैं ब्राइट से ब्लू ग्रीन, ये क्या लिखा है येलो ग्रीन, ये क्या लिखा है येलो, और ये क्या है येलो से येलो ऑरेंज। लेट अस नाउ सी व्हाट रोल ऑफ वेरियस पिगमेंट प्ले इन फोटोसिंथेसिस। पिगमेंट आर सब्सटेंस दैट हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट क्या स्पेसिफिक वेवलेंथ। कैन यू गेस, क्या गेस कर सकते हो विच इज द मोस्ट एबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड? फिर वही आंसर क्या मिलेगा? क्लोरोफिल ए ही मिलेगा। लेट अस स्टडी द ग्राफ शोइंग इन एबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल ए पिगमेंट टू एब्जॉर्ब लाइट इन डिफरेंट वेवलेंथ। ऑफ कोर्स यू आर फैमिलियर विद द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, जिसको कहते क्या है? विबग्योर कहते हैं। कैन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ एट विच क्लोरोफिल ए शो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन? बताओ। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दो जगह मिलेगी, ब्लू और रेड। डज इट शो अनदर एब्जॉर्प्शन पीक? तो कहोगे ब्लू है और रेड दो जगह है। इफ यस विच वन? तो बता दो भैया दो जगह, 400 से 500, एक 600 से 700। नाउ लुक एट द फिगर, छोड़ो उसका मतलब। वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन प्लांट। कैन यू सी दैट wavelength at which there is maximum absorption by chlorophyll A is blue and red region also show उसी समय क्या होगा? higher rate of photosynthesis. So we can conclude that chlorophyll A is the chief pigment associated with the photosynthesis. But by looking at the figure 3C you can say that, क्या कह सकते हैं? देयर इज ए कंप्लीट 1-to-1 क्या लिखा है? ओवरलैप। ये पीछे लिखा क्या है ना? बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द फोटोसिंथेसिस। सॉरी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। डायग्राम देख लो, वही जो बनाए वही है। ये क्या है? तो क्लोरोफिल बी है। ये क्या है? क्लोरोफिल ए है। ये क्या है? कैरोटीनॉइड। तो देखो ग्रीन वाला यहाँ नीचे है और ब्लू वाला यहाँ ऊंचे है। ये हो गया क्या? एक्शन। और ये इन्होंने क्या कर दिया? ओवरलैप कर दिया। अब यहां लिखा है एसेसरी की बात। दीज ग्राफ टुगेदर शोज द मोस्ट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, लेकिन some photosynthesis thus takes place in other wavelength of क्या? Visible।
लेट अस सी हाउ दिस हैपन, कैसे ऐसा हो गया कि सब जगह थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो लिखा है क्या, क्लोरोफिल, यहाँ ए लिखा होना चाहिए, लिखा नहीं है, भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। क्लोरोफिल ए इज द मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग क्या, लाइट। लेकिन अदर पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल बी, जब यहाँ बी लिखे इसका मतलब यहाँ किसके बारे में है, ए के बारे में। क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल और कैरोटिनॉइड को क्या कहोगे, एसेसरी पिगमेंट। ये एब्जॉर्ब करेंगे लाइट और ट्रांसफर कर देंगे एनर्जी किसको, ए को, और ये केवल इनेबल करेंगे क्या, वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस, ले बचाएंगे भी किसको, ए को, कहां से, फोटो ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलो हेडिंग डालो, वाट इज छोड़ो, लाइट रिएक्शन हेडिंग डालो, वाट इज से मतलब है, हेडिंग डालिए लाइट रिएक्शन, आज चमका ही देंगे, ठीक है, लाइट ही लाइट। हेडिंग डालें लाइट रिएक्शन। और जो लिख रहा हूं जरा उसे लिख डालिए, फिर बताता हूं। लाइट रिएक्शन, इससे पहले हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि लाइट रिएक्शन को क्या क्या चाहिए और उसमें क्या क्या होता है। तो लाइट रिएक्शन को चाहिए क्लोरोफिल, लाइट रिएक्शन को चाहिए वाटर और लाइट चाहिए, तीन चीजें चाहिए। और प्रोडक्ट में क्या है, तो प्रोडक्ट में लाइट ट्रैप होगी, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, ऑक्सीजन निकलेगी और उसी के बाद एटीपी और NADPH2 बनेंगे। तो सनलाइट इसी में ट्रैप करेंगे, वाटर की स्प्लिटिंग करेंगे, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे हाई एनर्जी इंटरमीडिएट, कौन से, एटीपी और NADPH2। कैसे करेंगे वो भी आगे देखेंगे। कैसे, किसी भी लीफ में जो पिगमेंट पाए जाते हैं वहाँ बहुत सारी प्रोटीन भी पाई जाती हैं। लीफ के पिगमेंट और लीफ की जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है ये मिल जाती हैं। लगभग लिखा है एनसीईआरटी में सैकड़ों पिगमेंट, सैकड़ों का मतलब होता है 999 तक, जैसे 1000 कहोगे फिर 1000 में आ जाओगे। तो सैकड़ों पिगमेंट और क्या, प्रोटीन मिल करके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसका नाम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की ही जिम्मेदारी है कि क्या करो, ट्रैप करो लाइट की एनर्जी को। इसी को शॉर्ट फॉर्म में LHC भी कहते हैं, इसी को फोटो सिस्टम भी कहते हैं, इसी को पिगमेंट सिस्टम कहते हैं। दो फोटो सिस्टम या दो पिगमेंट सिस्टम पाए जाते हैं, एक का नाम फोटो सिस्टम 1, एक का नाम फोटो सिस्टम 2 है। 1 का ही दूसरा नाम P700 है और 2 का ही दूसरा नाम P680 है। इनके जो नाम हैं PS1 या PS2, शॉर्ट फॉर्म में इसको PS1 कहेंगे और इसको शॉर्ट फॉर्म में PS2 कहेंगे। ये PS1 और PS2 जो नाम है वो किस आधार पर है, सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी, मतलब जो पहले डिस्कवर हुआ उसका नाम PS1 रख दोगे और भाई जो बाद में डिस्कवर हो उसका नाम PS2 रख दोगे, ठीक है। लेकिन ये जो दो नाम है P680 और P700, इसका कारण कुछ और है। ये जो ये मैंने लिख दिया ये मत ना निकाल लीजिएगा कि P700 और P680 का ये कारण है ना, PS1 और PS2 का ये कारण है। ये नाम क्यों पड़ा है वो भी अलग बताएंगे। वापस आइए, मान लेते हैं कि ये कोई पिगमेंट सिस्टम है जिसमें सैकड़ों क्या हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं। मान लेते हैं कि इसमें 100 ही पिगमेंट हैं, केवल हम 100 मान लेते हैं। तो जितने भी पिगमेंट होते हैं उसमें से केवल एक क्लोरोफिल ए को छोड़ दो, उस ग्रुप में, उस ग्रुप के एक क्लोरोफिल ए को छोड़ दो तो बचे कितने, जैसे यहाँ 100 हैं तो 99 बचे। तो जितने बचते वो क्या बनाते हैं, एंटीना बनाते हैं, और जो एक क्लोरोफिल ए रह गया है वो क्या बनाएगा, रिएक्शन सेंटर। तो किसी फोटो सिस्टम में दो चीजें होती हैं, एंटीना होता और रिएक्शन सेंटर होता है। एंटीना में ही ज्यादातर क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं। एंटीना का काम है
लाइट को एब्जॉर्ब करना और एनर्जी को ट्रांसफर कर देना किसको, रिएक्शन सेंटर वाले क्लोरोफिल ए को। ठीक है, जो रिएक्शन सेंटर है वहां अकेला क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल करेगा, ये भी लाइट एब्जॉर्ब करेगा। ऐसा नहीं किसने मजदूर रखे हैं कि तुम सब लोग लाइट एब्जॉर्ब करो हम फोटोसिंथेसिस करेंगे ना, ये भी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन साथ में ये क्या करेगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट कर देगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कहां जाएगा वो भी आगे देखेंगे। तो ये दो काम करेगा, लाइट भी एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन भी एमिट करेगा। असली सवाल ये है कि PS1 का नाम P700 है और PS2 का नाम P680 है। क्यों, तो ध्यान से सुनेंगे। रिएक्शन सेंटर ऑफ पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम अलग अलग होते हैं। ये जो रिएक्शन सेंटर है ये किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, रिएक्शन सेंटर का जो क्लोरोफिल ए है वो किस वेवलेंथ की लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो ध्यान से सुनेंगे, यदि रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर तक की लाइट एब्जॉर्ब कर सके तो उसका नाम क्या रखोगे, P680 रखोगे। और अगर कोई 700 तक एब्जॉर्ब कर ले तो उसका नाम क्या रखोगे, P700। तो रिएक्शन सेंटर का जो क्लोरोफिल ए है उसकी एब्जॉर्प्शन की मैक्सिमम क्षमता कितनी है, अगर 680 है तो नाम क्या रखोगे, P680, और अगर 700 है तो P700। तो उल्टा हो गया। तो फिर सुनते हैं, किसी पर्टिकुलर फोटो सिस्टम का जो रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल ए है यदि उसका मैक्सिमम क्षमता 680 है नैनोमीटर तो उसका नाम P680 रखेंगे। और अगर उसका नाम हमें P700 रखना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उसके पास मैक्सिमम क्षमता कितनी है, 700 नैनोमीटर की। तो जरा दो लाइनें लिख लीजिए। रिएक्शन सेंटर का जो क्लोरोफिल ए है अगर उसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा कितना है, 700 नैनोमीटर है, तो इसका नाम क्या रखोगे, तो इसका नाम रखोगे P700। और ये किसका है, ये पिगमेंट सिस्टम 1 का है। और अगर रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा कितना है, 680 नैनोमीटर है, तो इसका नाम क्या रखोगे, तो इसका नाम रखोगे P680। और ये किसका है, तो ये है PS2 का। तो रिएक्शन सेंटर PS1 का क्या है और PS2 का क्या है, तो PS1 के रिएक्शन सेंटर का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कितना है, 700, और PS2 का कितना है, 680। यहीं से दो अच्छे सवाल पूछे गए हैं, एनसीईआरटी में दिए नहीं हैं। ये कैसे पता चला कि दो पिगमेंट सिस्टम है, वही तो जुगाड़ रहा होगा। ये कैसे पता चला कि दो पिगमेंट सिस्टम है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये लिख लिया है, ये लिख लिया है। अब देखो जो एनसीईआरटी में नहीं दिया, क्वेश्चन आए हैं इधर देखिए। मान लेते हैं कि लाइट, इफ लाइट फॉल, जो लाइट गिर रही है उसकी वेवलेंथ 400 से 680 है। ध्यान से सुनिएगा। तो बताओ PS1 काम करेगा कि PS2? अच्छा, आंसर पहले देते हो, सोचते बाद में हो। अगर 400 से 680 वेवलेंथ की लाइट आ रही है तो PS1 काम करेगा कि PS2 कि दोनों? तय कर लो, हमको कोई जल्दी नहीं है।
अगर प्लांट पर जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ 400 से 680 है, तो बताओ PS1 काम करेगा कि PS2 काम करेगा कि दोनों काम करेंगे? तो दोनों काम करेंगे। क्यों? इसकी 700 मैक्सिमम लिमिट है, मिनिमम क्या है? मिनिमम पता ही नहीं, सोचा नहीं कभी। तो मिनिमम 400 ही है। 400 से लेकर के 700 तक जो एब्जॉर्ब कर ले वो PS1, और 400 से लेकर के 680 तक केवल एब्जॉर्ब करे वो PS2। तो क्या 680 वाला ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। हाँ, 20 बढ़ा दोगे तो भी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस दौरान क्या काम करेंगे? बोथ PS1 एंड PS2 एक्टिव। अच्छा चलो, if light fall only above 680 नैनोमीटर, अब बताओ 680 से केवल ऊपर है, नीचे है ही नहीं। तो अगर 680 के ऊपर है तो PS2 से मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो 680 तक ही ऑब्जर्व करता, वो लाइट ही नहीं मिल रही है। तो 680 के अगर ऊपर मिल रही है तो कौन एक्टिवेट होगा? तो कहोगे ओनली PS1 एक्टिव। ध्यान से सुनिएगा, आराम से बताइएगा, इस दौरान फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी कि इस दौरान? ये हाँ 680 वाली जो वेवलेंथ दी जा रही वो कौन सी है? रेड ही तो है। तो अगर किसी पौधे पर केवल रेड लाइट, वो भी 680 के ऊपर डाली जाए, तो उसकी फोटोसिंथेसिस घट जाएगी। क्यों? क्योंकि अकेला ये कितना फोटोसिंथेसिस कराएगा। और अगर रेड भी के साथ ब्लू भी डाल दी जाए, दोनों डाल दी जाए, तो फोटोसिंथेसिस क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। इमर्सन नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। एक बार केवल रेड लाइट डाली 680 के ऊपर वाली, तो देखा फोटोसिंथेसिस बहुत कम, और एक बार रेड के साथ ब्लू लाइट भी डाल दी तो देखा फोटोसिंथेसिस ज्यादा। तो इनके दिमाग में बात आई क्या, कि अंदर फोटोसिंथेसिस करने वाले फिर दो लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल रेड लाइट में ही काम करते हैं, वो भी हाई में, और कुछ ऐसे हैं जो रेड के नीचे भी काम करते हैं। इसका मतलब दो पिगमेंट सिस्टम या दो फोटो सिस्टम पाए जाते हैं। तो दो फोटो सिस्टम की डिस्कवरी ऐसे हुई, किसने किया? तो कहोगे इमर्सन नाम के साइंटिस्ट ने किया। उसने दो एक्सपेरिमेंट किए। सिर्फ ये लाइट डालोगे फोटोसिंथेसिस घटेगी कि बढ़ेगी? घट जाएगी। फोटोसिंथेसिस क्या कर जाएगी? रिड्यूस। और इसी को कहते हैं रेड ड्रॉप। क्या कहते हैं? रेड ड्रॉप। तो ये है रेड ड्रॉप फिनोमेना, जो इमर्सन ने ही बताया। फिर इमर्सन ही कहते हैं कि अगर रेड के साथ क्या ले लिया जाए? ब्लू लाइट ले ली जाए, तो दोनों फोटो सिस्टम क्या होंगे? एक्टिव होंगे, और फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगी। इसे कहते हैं इमर्सन इनहैंसमेंट इफेक्ट। तो इफ both red and blue light fall together, तो फोटोसिंथेसिस क्या कर जाएगी? इनहैंस कर जाएगी। और इसी को कहते हैं इमर्सन इनहैंसमेंट इफेक्ट। तो यहां दो फिनोमेना आपको मिल गए। एक कौन सा? रेड ड्रॉप, और एक कौन सा? इमर्सन इनहैंसमेंट। जो ये रेड लाइट डाली गई है, ये अकेली लाइट है ना, इसको मोनोक्रोमैटिक कहते हैं। मोनो का मतलब एक, और क्रोमा का मतलब
कलर, और लाइट का मतलब लाइट। तो अगर एक ही लाइट रिएक्शन दूसरा नाम फोटोकेमिकल रिएक्शन, क्या क्या करेगा, पहले ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ऑक्सीजन निकालेगा, और फिर हाई एनर्जी इंटरमीडिएट एटीपी और NADPH, पूरा नाम NADPH प्लस H प्लस। यहाँ लिखा है सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। पिगमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं किसमें, दो डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स शॉर्ट फॉर्म में LSC, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। इनका जो नाम है किस सीक्वेंस से आया है, डिस्कवरी किससे नहीं आया है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। LSC बने होते हैं सैकड़ों क्या पिगमेंट और साथ में क्या प्रोटीन। किसी भी फोटो सिस्टम में सभी पिगमेंट ऑल पिगमेंट क्या बनाते हैं, ऑल पिगमेंट बनाते हैं लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम का एंटीना। बस किसको छोड़ देना, एक क्लोरोफिल ए। ये बताओ कि एंटीना में क्लोरोफिल ए होगा कि नहीं, ये हमने कब बताया। मतलब 100 पिगमेंट हैं, 100 में से 99 ने बनाया एंटीना, एक ने बनाया रिएक्शन सेंटर। क्लियर, बात खत्म। जिसने रिएक्शन सेंटर बनाया वो क्लोरोफिल ए है। तो बताओ एंटीना में क्लोरोफिल ए है कि नहीं है। वाह भाई वाह, इतने ज्ञानी हो। क्या सिर्फ एक ही क्लोरोफिल ए था? एक तरफ कहते हो क्लोरोफिल इज द मोस्ट एबंडेंट पिगमेंट, और दूसरी तरफ कहते हो केवल एक था, उससे रिएक्शन सेंटर बनवा लिया है। या तो पहले गलत हो या तो बाद में गलत हो। एंटीना बनाने में भी बहुत सारे क्लोरोफिल ए रहते हैं। मान लेते हैं 100 पिगमेंट हैं, उसमें से 50 क्लोरोफिल ए हैं, तो 49 चले जाएंगे एंटीना बनाने में और एक चला जाएगा कहाँ, रिएक्शन सेंटर। तो ये मत निकाल लीजिए, एनसीईआरटी वाले लिखना भूल जाते हैं कि ये मत समझ लीजिएगा क्या कि एंटीना में क्लोरोफिल ए नहीं पाया जाता, एंटीना में भी क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। हाँ, पता नहीं तुम लोग क्या क्या समझ लेते हो। पिगमेंट क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट। जितने ज्यादा एंटीना बड़ा होगा उतना ज्यादा सिग्नल आएगा टीवी का, है ना। तो जितना एंटीना बड़ा होगा उतना बढ़िया लाइट आएगी। तो फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट बाय एब्जॉर्बिंग क्या, डिफरेंट वेवलेंथ। सिंगल क्लोरोफिल ए क्या करेगा, रिएक्शन सेंटर बनाएगा, और रिएक्शन सेंटर डिफरेंट होता है दोनों फोटो सिस्टम। PS1 का जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए है, उसका पीक कितना है 700, तो नाम क्या रखोगे P700। और PS2 का जो मैक्सिमा है वो कितना है 680, तो नाम क्या रखोगे P680। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कुछ लोग सोच रहे होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो रेस्पायरेशन में था, ये फोटोसिंथेसिस में कहां से आ गया। तो वो वाला अलग है, ये वाला अलग है। हेडिंग डालें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और डायग्राम बनाएं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किसी भी पर्टिकुलर प्लांट के मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के जो मेम्ब्रेन सिस्टम है, मेम्ब्रेन पर वहां पाए जाते हैं थाइलेक्वाइड, और थाइलेक्वाइड की होती है मेम्ब्रेन, उसी पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर तक, उसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस कैरियर से कैसे कैसे होगा ये डिटेल में पढ़ना है अभी आगे। यहाँ जनरल ओवरव्यू दिया है क्या होता जरा देखिए। तो मान लेते हैं कि लाइट जिसकी वेवलेंथ 680 नैनोमीटर है और वो आई तो PS2 है, एक्टिवेट हो जाएगा, वो 680 उसका ऑप्शन मैक्सिमम है। जैसे एक्टिवेट होगा इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम अभी आगे जब हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पढ़ाएंगे तो वहाँ लिखाएंगे
वैसे इसका नाम प्लास्टोक्यूनॉन है। इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की खास बात यह है कि मान लेते कोई ऐसी चीज है X, इसके पास इलेक्ट्रॉन आए तो ये ऑक्सीडाइज हो गया कि रिड्यूस? तय कर लो, ये क्या हो जाएगा? रिड्यूस। और फिर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने पहले इलेक्ट्रॉन लिया और फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। इसका मतलब यहां रिडक्शन भी हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ, इसका मतलब रिडॉक्स हुआ। इसी नाते इसका रिडॉक्स पोटेंशियल होता है और रिडॉक्स पोटेंशियल इसका हाई होता है। तो चूंकि हाई रिडॉक्स पोटेंशियल पर गया है इलेक्ट्रॉन, तो क्या कहोगे? अपहिल कहेंगे, ठीक है। फिर इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा नहीं, दे दिया अपने से कम वाले को। तो जब कम वाले को दोगे तो लो रिडॉक्स पोटेंशियल वाले को दोगे तो उसको कहेंगे डाउनहिल। किसको देगा? साइटोक्रोम को देगा। अब साइटोक्रोम दो हैं, एक साइटोक्रोम B6 है, एक साइटोक्रोम F है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो पहले साइटोक्रोम B को देगा, फिर साइटोक्रोम F को देगा, साइटोक्रोम F प्लास्टोसाइनिन को देगा और अंततः ये किसके पास पहुंच जाएगा? PS1 के पास पहुंच जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से PS1 तक जो इलेक्ट्रॉन आया है वो क्या है? डाउनहिल है। इसको डाउनहिल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई इसका हाई रिडॉक्स पोटेंशियल है, इसका लो है, उससे लो इसका है, उससे लो इसका है, उससे लो इसका है, ठीक है। तब तक लाइट मान लेते, फिर आ जाए 700 नैनोमीटर वाली, तो ये भी एक्साइट हो जाएगा, यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक जाना है, लेकिन उससे पहले आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स मिलता है। ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लेगा कौन? तो एक्सेप्टर से पहले कौन ले लेगा? आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, फिर जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक। यहाँ का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी क्या है? हाई रिडॉक्स पोटेंशियल। भाई इलेक्ट्रॉन आया तो रिडक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन गया तो ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये भी रिडॉक्स हुआ, ये भी हाई पर है। तो यहाँ से यहाँ जाना क्या है? अपहिल हो गया। इसके पास जाएगा इलेक्ट्रॉन, अपने पास रखेगा नहीं और ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। वो मिला NADP+, वो तुरंत इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जो ले लेगा वो लो रिडॉक्स पोटेंशियल पर होगा। तो अगर ये लो रिडॉक्स पोटेंशियल पर है तो ये फिर से क्या हो जाएगा? डाउनहिल हो जाएगा। तो जरा फ्लो देखो, तो पहले हुआ क्या? अपहिल, फिर क्या हुआ? डाउनहिल, फिर क्या हुआ? अपहिल, और फाइनली क्या हुआ? डाउनहिल। ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है इसी को जेड स्कीम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसको जेड स्कीम कहते हैं। क्यों? क्योंकि जेड शेप दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये जेड बनेगा कब? तो ये जेड तभी बनेगा जब सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर एक दूसरे के लाइन में खड़े होंगे और अकॉर्डिंग टू द रिडॉक्स पोटेंशियल होंगे। अगर रिडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से नहीं होंगे तो फिर ये जेड लाइन नहीं बनेगी, और दोनों पिगमेंट सिस्टम भी काम करे तो जेड लाइन बन जाएगी। आखिरी सवाल, पिगमेंट सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो गया कहाँ? तो कहोगे वो गया NADP+। ये बहुत खुश हो गया। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो रिड्यूस होता है, तो ये रिड्यूस होके क्या बना लेगा? NADPH बना लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका इलेक्ट्रॉन यहां जा करके यूज हो गया, तो इसने कहा हमारा इलेक्ट्रॉन वापस दो, तो अब वापस तो आने वाला नहीं है। तो क्या होगा? PS1 के इलेक्ट्रॉन की भरपाई किसने कर दी? PS2। तो यहां से इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया? PS1 को मिल गया। अब समस्या इनके पास आ गई, कहा हमारा इलेक्ट्रॉन वापस दो। तब इनका इलेक्ट्रॉन कैसे वापस आए? तो क्या हुआ? वाटर तोड़ा गया। वाटर तोड़ा गया, एक वाटर तोड़ोगे 2 प्रोटॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ऑक्सीजन। ये जो प्रोटॉन है ये फाइनली इनडायरेक्टली जाकर के यहां यूज होगा, तभी तो NADPH बनेगा। ये जो प्रोटॉन ये सीधे नहीं यूज होगा, इनडायरेक्टली जाकर के ये यूज होगा, और ये इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा? PS2 को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है, PS1 का जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है उसको रिप्लेस कौन करेगा? PS2 करेगा। और PS2 का जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ वो कौन करेगा? वाटर करेगा। तो वाटर की स्प्लिटिंग क्यों जरूरी है? तो कहोगे हमको रिप्लेसमेंट करना है किसका? इलेक्ट्रॉन रिमूव बाय PS2। अब 3 क्वेश्चन और हैं। वाटर की स्प्लिटिंग कहाँ होती है? तो कहोगे PS2 के पास होती है। पहला सवाल, वाटर की स्प्लिटिंग से क्या निकलता है? तो
तो इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, प्रोटॉन भी निकलता है और ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन तो बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन तो फोटोसिंथेसिस का एक प्रोडक्ट है। ठीक है, आखिरी सवाल, ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कहाँ गिरेंगे? इधर देखो, ये है थाइलेक्वाइड, ये है थाइलेक्वाइड और ये है PS2, ये है PS2, हम इसको 2 लिखे दे रहे हैं। ठीक है, अब ये अंदर की तरफ है, तो अगर यहां कोई घटना होगी तो ऑक्सीजन कहां रिलीज होगी? तो कहोगे थाइलेक्वाइड के ल्यूमेन में। अगर ये बाहर की तरफ होता तो फिर कहां गिर जाता? तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा है कि जो ये प्रोटॉन है, देखो इलेक्ट्रॉन तो चला गया इसके पास, बचा क्या? प्रोटॉन, और बचा क्या? ऑक्सीजन। ये कहां गिरेंगे? तो कहोगे प्रोटॉन और ऑक्सीजन कहां गिरेंगे? तो इस जगह का नाम है ल्यूमेन ऑफ थाइलेक्वाइड। सुन लीजिए, फिर 3-4 चीजें लिखनी है। किसी भी प्लांट के लीफ के मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेम्ब्रेन सिस्टम पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं। इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर की तरफ मूव करता है, उसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की यहाँ जो स्कीम है उसको जेट स्कीम कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है? तो कहोगे PS2 से, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से, साइटोक्रोम से, प्लास्टोसाइनिन से, PS1 से, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से, फिर NADP प्लस तक जाएगा और फिर रिड्यूस करके NADPH बन जाएगा। पहले होगा अपहिल, फिर होगा डाउनहिल, फिर होगा अपहिल, तो फाइनली क्या होगा? डाउन हिल होगा। खत्म। फिर 2 क्वेश्चन, PS1 का जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, जिसने रिड्यूस किया किसको? NADP प्लस को, उसको रिप्लेस कौन करेगा? तो उसको रिप्लेस करेगा PS2। और PS2 का जो इलेक्ट्रॉन चला गया उसको कौन रिप्लेस करेगा? उसको रिप्लेस करेगा वाटर। तो वाटर की स्प्लिटिंग कहां होगी? PS1 की PS2? PS2। वाटर की स्प्लिटिंग से 3 चीजें निकलेंगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? PS2 के पास चला गया। प्रोटॉन और ऑक्सीजन कहां चले गए? तो प्रोटॉन और ऑक्सीजन गिर गए कहां? ल्यूमेन ऑफ थाइलेक्वाइड। क्यों? PS2 कहां है? तो कहोगे PS2 है इनर साइड, इनर साइड। तो 3-4 लाइनें हम लिख रहे हैं, आप लिख डालिए। ओवर मेम्ब्रेन सिस्टम इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा फ्रॉम वन कैरियर टू क्या? अदर कैरियर। और इसी को कहेंगे क्या? तो इसी को कहेंगे, मेम्ब्रेन सिस्टम पर जो कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इसी को कहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ठीक, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के 2 मेन फायदे होते हैं। हाँ, एक पॉइंट तो छूट गया, पता ना, जरा देख लो। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था तो यहां देखो ATP बन गया है, और क्या बन गया है? NADPH2। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करा क्यों रहे थे? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का अंतिम लक्ष्य है कि ATP मिले और NADPH2। इसके फायदा क्या होगा? फॉर ATP एंड NADPH क्या? सिंथेसिस। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे है कि शुरू करेंगे PS2 से, फिर कहां जाएगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर कहां जाएगा?
साइटोक्रोम B6, फिर कहाँ जाएगा साइटोक्रोम F, फिर कहाँ जाएगा प्लास्टो साइनिन, फिर कहाँ जाएगा PS1, फिर कहाँ जाएगा आयरन सल्फर, फिर कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर कहाँ जाएगा NADP+। ये तो फ्लो चेन हो गई। फिर बताओ, फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में पहले क्या होगा, अपहिल होगा, फिर डाउन हिल, फिर अप हिल और फिर डाउन हिल। तो फाइनली क्या होगा, तो फाइनली तो यही होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के फ्लो से बनती है क्या जेड स्कीम। कब बनती है, when all इलेक्ट्रॉन कैरियर प्लेस इन सीरीज, सब लाइन में खड़े हो तभी तो बनेगा, और वो भी किसके हिसाब से, रेडॉक्स पोटेंशियल, प्लेस इन सीरीज अकॉर्डिंग टू रेडॉक्स पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन रिमूव बाई PS1, बताओ कौन रिप्लेस करेगा, रिप्लेस बाई इलेक्ट्रॉन ऑफ PS2, और इलेक्ट्रॉन रिमूव बाई PS2, ये कौन रिप्लेस करेगा, रिप्लेस बाई स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। एक और क्वेश्चन, NADP+ reduced by electron of NADP plus reduced by electron of PS1 PS2, both PS1 and PS2, PS1 PS2 water। हमको कोई जल्दी नहीं है। NADP plus reduced by electron of PS1 PS2, both PS1 and PS2, PS1 PS2 water। ये प्लांट फिजियोलॉजी है, इसको इतना हल्के में न लीजिएगा। एग्जामिनर जिस दिन चाहेगा उसी दिन सवाल गलत करा देगा। तो आंसर होगा बाई इलेक्ट्रॉन ऑफ PS1, उसी से हो रहा है। बाकी कहां से आए हमसे कोई मतलब नहीं है, वो तो कमी पूरी कर रहे हैं। यहां तक लिख लिया, किसका हाई रिडॉक्स है और किसका लो। पीछे टेबल में उसमें बना है ना,
हाई किसका और लो किसका है? PS1 का लो, PS2 का भी लो, दोनों के एक्सेप्टर का हाई और NADP प्लस का लो। 2 लाइनें और लिखनी बस। बढ़े बेटा? हमको लगता सबसे स्लो हम ही लिखते हैं, हैं? अब पता चला नहीं, हमसे भी स्लो लिखने वाले हैं लोग। 2 लाइनें और लिख दें? कोई डाउट है? वाटर की स्प्लिटिंग कहां होगी? PS2 पर होगी। लिखें? जेड स्कीम कब बनेगा? जब सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर एक लाइन में खड़े हों और रेडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से खड़े हों, तभी जेड स्कीम बनेगी, वरना जेड नहीं बनेगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब लिख लो, वाटर स्प्लिटिंग कहां होती है? एट PS2 पर होती है। क्या प्रोड्यूस करेगा? तो कई चीज, इलेक्ट्रॉन भी, प्रोटॉन भी, लिख देते हैं पूरा। क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रॉन भी, प्रोटॉन भी और ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया? PS2 को मिल गया, ये खुश हैं। और प्रोटॉन और ऑक्सीजन रिलीज हो गए कहां? ल्यूमेन ऑफ थाइलाक्वाइड। क्यों? क्यों? बिकॉज PS2 located toward inner side of membrane। आखिरी में आपसे पूछेंगे, इतने सारे हैं, PS2 है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, साइटोक्रोम है, B6F है, प्लास्टोसाइनिन है, फिर PS1 है, फिर क्या है, वो एक्सेप्टर है, आखिरी में बहुत सारी चीजें हैं। इसमें से कौन मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ है और कौन मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ है? ये याद रखिएगा, बहुत काम की चीज है। जरा एनसीईआरटी खोल लीजिए, बस 2 मिनट पढ़ लेते हैं इसको। अगले लेक्चर पर फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ाएंगे। चाहे जो हो जाए, पढ़ने जरूर आइएगा, नहीं तो फिर अगले साल पढ़ोगे। समझ रहे हो? समझ में आएगा नहीं। प्राइमरी के स्कूल के बच्चे हो गए हैं, बिल्कुल बैग वैग पैक कर लिए हैं, जूता वूता बांध लिए हैं, ठीक है। सर जैसे कहें कि हाँ बस हो गया है, तुरंत भाग के मुलाकात करें, हैं? हाँ, इंतजार हो रहा है, बस निकलना है यहां से। अब लिख ले, पढ़ लेना। PS2 रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कितना? 680 वेवलेंथ ऑफ आएगा तो रेड ही में, काजिंग इलेक्ट्रॉन टू बी एक्साइटेड और जंप कर जाएगा दूसरे ऑर्बिट में। दीज इलेक्ट्रॉन आर पिक्ड बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो पास कर देंगे कहां? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, और उसमें क्या मिलेंगे? साइटोक्रोम। कौन कौन से? B6 और F। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा दिस है? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से साइटोक्रोम वाला है। ये कैसा है? डाउनहिल इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होगा,
पास हो जाएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी, कहाँ अंततः पहुंचेगा, पिगमेंट सिस्टम 1। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन ऑफ रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 आल्सो एक्साइटेड, दे रिसीव कौन सा, रेड लाइट कितनी 700, ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को कहाँ, एक्सेप्टर, और वो फिर कहाँ पाया जाएगा, ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल, मतलब क्या हुआ, अपहिल। फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव क्या, डाउनहिल अगेन, दिस टाइम कहाँ पहुंचेगा, एनर्जी रिच कौन सा, NADPS। जैसे ही उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा ये रिड्यूस कर जाएगा और क्या बना लेगा, NADPH+H+। दिस होल स्कीम को कहते क्या है, जो कहाँ शुरू होती है, PS2, पहले कैसा होगा, अपहिल, कहाँ, एक्सेप्टर, फिर क्या होगा, डाउनहिल, कहाँ, चेन, फिर कहाँ, PS1, फिर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर ट्रांसफर टू एक्सेप्टर, और फाइनली क्या हो जाएगा, डाउनहिल किसको, और रिड्यूस करके क्या बनाएगा, NADPH, क्या कहोगे, Z, क्योंकि इसका शेप है, ये लिखा है दिस शेप इज फॉर्म्ड व्हेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल द कैरियर प्लेस इन सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल, ये पढ़ चुके हैं। यू वुड आस्क देम, क्या लिखा है, यू वुड देन आस्क, इतना टाइम कहाँ पूछो, हाउ डज PS2 सप्लाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली, क्या उसके पास भरे रखे हैं, तो कहोगे नहीं, इलेक्ट्रॉन दैट वर रिमूव फ्रॉम PS2 मस्ट बी रिप्लेस बाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग, और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से कहाँ होगी, PS2 क्या रिलीज करेगा, प्रोटॉन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन, क्रिएट ऑक्सीजन जो कि एक नेट प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉन नीडेड टू बी रिप्लेस दो रिमूव फ्रॉम PS1, ये कहाँ से आएगा, तो PS1 वाले को कौन दे देगा, PS2 दे देगा। वी नीड टू एम्फेसाइज हेयर दैट वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विद PS2, जो कि फिजिकली कहाँ है, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेक्वाइड। क्वेश्चन बताओ, वेयर आर द प्रोटॉन एंड ऑक्सीजन लाइकली टू बी रिलीज, ऑप्शन है ल्यूमेन, ऑप्शन है आउटर साइड, आंसर क्या, ल्यूमेन। जूते बंधे हैं, भाग ही लो तुरंत, ठीक है, कल मिलते हैं, ये पढ़ाएंगे।